उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी का रन ऑफ का मेयार। ठीक है, इससे पहले हमने रन ऑफ क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, रन ऑफ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के बारे में पढ़ा। ठीक है, रन ऑफ का दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि रन ऑफ किसे कहते हैं हम। ठीक है, रन ऑफ कहा जाता है बारिश का वो हिस्सा जो एक इलाके से बहता हुआ दूसरे इलाके में जाके इकट्ठा हो जाए, उसको हम रन ऑफ कहते हैं। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जब बारिश बरसती है तो बारिश का कुछ हिस्सा ज़ेरे ज़मीन जब्ज़ हो जाता है, कुछ हिस्सा दरख्तों की जड़ों में चला जाता है। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो सतह ज़मीन के ऊपर बहकर एक इलाके में इकट्ठा हो जाए, उसको हमने रन ऑफ का नाम दिया था। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है वो रन ऑफ का मेयार है। मेयार कैसे मालूम करते हैं हम? कहते हैं कि किसी इलाके में होने वाली बारिश का, ठीक है, होने वाली बारिश का वो हिस्सा जो एक इलाके में इकट्ठा हो जाए और उसमें होने वाली कुल बारिश की निस्बत को हम रन ऑफ का मेयार कहा जाता है। ठीक है, किस तरह देखें, बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मुकम्मल पानी जितना बारिश हुई है उतना पानी सतह ज़मीन के ऊपर नहीं आता। तो कुछ पानी ज़मीन के नीचे ज़ेरे ज़मीन चला जाता है, कुछ पानी दरख्तों की जड़ों में और कुछ बुखारात बन जाता है। जो बाद में बचता है पानी उसको हम कहते हैं रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ बारिश का पानी और कुल बारिश जितनी भी बारिश हुई थी उसको रिकॉर्ड करके देखते हैं, जो ज़ेरे ज़मीन भी चला गया है, दरख्तों में भी चला गया, उन सब को कुल बारिश कहते हैं हम। ठीक है, तो उसकी निस्बत को हम क्या कहते हैं? रन ऑफ कहा जाता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको हम रन ऑफ के मियार को, कोफिशेंट ऑफ रन ऑफ को सी से ज़ाहिर करते हैं। इसकी अलामत सी है। ठीक है, तो कोफिशेंट ऑफ रन ऑफ यह हमारे पास इसका फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कोफिशेंट ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू, ठीक है, रन ऑफ ओवर, ठीक है, रन ऑफ ओवर टोटल रेनफॉल, टोटल रेनफॉल। ठीक है, उस इलाके में होने वाली टोटल बारिश। ठीक है, और रन ऑफ जो सतह ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास उसका रन ऑफ का मियार आ गया है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जिस इलाके में हमने रन ऑफ का मियार मालूम करना होता है उस इलाके की तबी खदोखाल और मौसमी असरात को देखा जाता है। ठीक है, बारिश मौसमी असरात को देखा जाता है। इसकी कीमत ज़्यादा होने पर रन ऑफ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हीं को देखते हुए कोफिशेंट ऑफ रन ऑफ मालूम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कैचमेंट एरिया। देखिए, कैचमेंट एरिया की मैंने आपको पहले भी तारीफ बताई थी कि जब बारिश मुकम्मल तौर पर हो जाती है तो मुकम्मल बारिश होने के बाद जो सतह ज़मीन के ऊपर रन ऑफ हमें नज़र आ रहा होता है वो एक इलाके में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उस इकट्ठा जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है या हम उसको कहते हैं जी ये पानी जोड़ बन गया। ठीक है, वहाँ पर जो पानी इकट्ठा है उसको हम कैचमेंट एरिया कहा जाता है। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया वो मुख्तलिफ इलाकों से जब पानी एक इलाके में आके इकट्ठा हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहते हैं हम। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका रन ऑफ का मियार आपके पास मैंने आपको बता दिया। सतही पानी की मिकदार मालूम करने के तरीके हैं हमारे पास कि उसको किस तरीके से हमने मालूम करना होता है। ठीक है, सतही पानी की मिकदार, देखिए ये कहते हैं डिस्चार्ज को। ठीक है, जैसे हमने डिस्चार्ज को कहा जाता है कि कितना पानी इकट्ठा हो चुका है उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज। उसको मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर एक है बारिश के रिकॉर्ड से, नंबर एक बारिश के रिकॉर्ड। ठीक है,
बारिश के रिकॉर्ड से हमने उसको मालूम करना होता है। बारिश के रिकॉर्ड से किस तरह मालूम करते हैं, हमारे पास इसकी थ्योरी है थोड़ी बहुत, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस इलाके के मुताबिक रन ऑफ की मिकदार मालूम करने के लिए इलाके में होने वाली बारिश का रिकॉर्ड हासिल किया जाता है, ठीक है। कैचमेंट एरिया में मौजूद बारिश के पानी को नापने वाला स्टेशन से किसी ख़ास हिस्से के अरसे के दौरान होने वाली बारिश का रिकॉर्ड एहतियात से हासिल किया जाता है। इसको मालूम करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, Q = AIR, ठीक है। Q को कहते हैं डिस्चार्ज, A कहते हैं एरिया को, जिस इलाके में वो पानी इकट्ठा है उस इलाके को की पैमाइश हम कर लेते हैं, रकबा मालूम कर लेते हैं। उसके बाद I कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट है ये। R कहते हैं रन फॉल या रन ऑफ, ठीक है, जो हम मिलीमीटर में भी मालूम कर सकते हैं और इंचों में भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास है नदी के डिस्चार्ज से। नंबर 2 पर हमने है नदी के डिस्चार्ज से। देखिए, नदी का डिस्चार्ज, जब हम किसी भी एरिया यानी कि जहाँ से पानी फ़्लो कर रहा होता है उसका डिस्चार्ज हम मालूम कर सकते हैं। तो नदी का डिस्चार्ज भी वही है, जैसे नहर का डिस्चार्ज हमने मालूम करना हो तो नहर के डिस्चार्ज मालूम करने के लिए जहाँ से पानी का फ़्लो हो रहा है वहाँ का एरिया मालूम करते हैं और पानी की वेलोसिटी, पानी की स्पीड को हम चेक करते हैं, तो उससे हम नदी का डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नदी के डिस्चार्ज को मालूम करने के 2 तरीके हैं, एक है रकबा रफ्तार से, नंबर 1 रकबा रफ्तार से, और नंबर 2 हमारे पास आता है वेयर के तरीके से, ठीक है, वेयर के तरीके से। अब रकबा रफ्तार, रकबा एरिया को कहा जाता है, रफ्तार वेलोसिटी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम जिस पॉइंट से पानी का डिस्चार्ज मालूम करना चाहते हैं वहाँ का हमारे पास रकबा भी होना चाहिए और उस पानी की वेलोसिटी भी होनी चाहिए। तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है Q = एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया मालूम कर लेंगे। अब मिसाल देता हूँ आपको, अगर पानी हम किसी पाइप के अंदर से मालूम करना चाहते हैं तो पाइप का हमारे पास क्या होना चाहिए, डाया होना चाहिए, ठीक है। और उस पानी की हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी तो हम उससे एरिया मालूम कर लेंगे डाय से, और उसकी वेलोसिटी हमें मालूम होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई रेक्टेंगल चीज़ है हमारे पास, जैसे नहर का क्रॉस सेक्शन होता है, तो उसमें हम उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई को देखते हैं। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया बन जाता है। तो उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो उसका वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं एरिया को, तो हमारे पास उसका डिस्चार्ज आ जाता है, ठीक है। वेयर के तरीके से, वेयर का तरीका हमारे पास होता है, देखें वेयर सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वेयर किसे कहते हैं हम, ठीक है। आपने देखा है कि दरियाओं के ऊपर ना बिराज बनाए गए हैं, जहाँ पर आप कभी भी किसी भी हेड पे चले जाएं, जैसे हमारे नाम है हेड तोनसा, हेड पंजनत, हेड सतनाई, ठीक है। ये हमारे हेड बने हुए हैं जहाँ पर दरियाओं के अंदर से, यानी कि दरियाओं से हमने नहरों में पानी की सप्लाई देनी होती है। तो आप जहाँ पर आपने देखा है कि जहाँ पर हेड बनाए हुए हैं वहाँ पर गेट लगाए हुए होते हैं, गेट के नीचे एक दीवार होती है जो पानी के बहाव के अमूदन होती है। अगर पानी इस तरह से आ रहा है तो उसकी दीवार इस तरह से अमूदी होगी, ठीक है। उस दीवार को हम क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। इससे ये होता है कि पानी की कुछ मिकदार जो है वो इसके नीचे ठहर जाती है, बाकी अगर पानी की ऊंचाई इस वेयर से ज़्यादा होती है तो वो आगे की तरफ फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो वेयर के तरीके से हम डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। तो वेयर के तरीके से डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला 1.84 LH3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास, यानी कि 3/2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.84 LH1.5, ठीक है। तो ये फार्मूला एक ही है। तो वेयर के तरीके से भी हम डिस्चार्ज को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास नंबर 3 एम्पिरिकल फार्मूले। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने अपने
फार्मूले से डिस्चार्ज मालूम करने का तरीका अपनाया था। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ साइंसदान थे जिन्होंने अखज़ करते हुए एहतियात के साथ अपने तरीक़ों से डिस्चार्ज मालूम किया था। तो इसमें ढक्कन का फार्मूला है, नंबर 1 आपके पास आता है इसमें। ठीक है, उसने एक फार्मूला लगाया, उस फार्मूले से डिस्चार्ज को मालूम कर लिया। अब उसका फार्मूला था आपके पास 0.01387 cm। ठीक है, cm 3/4। ये वैल्यू उसकी कांस्टेंट है, ये उसकी कीमत बदलेगी नहीं। सी कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू को और एम कहते हैं रनफॉल, जो हमने उसको मालूम करना है किलोग्राम में। या कैचमेंट एरिया की बात कर लें हम, तो कैचमेंट एरिया जितने इलाके में हमारा पानी इकट्ठा होकर खड़ा रहता है उसको हमने कैचमेंट एरिया का नाम दिया। ठीक है, रेवी का फार्मूला है आपके पास नंबर 2। ठीक है, इसने भी एक फार्मूला खर्च किया और इसका फार्मूला जो था 0.015 cm। ठीक है, और 2/3। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है कि कैचमेंट एरिया को देखते हैं कि किलोमीटर में, क्योंकि एरिया जितना बड़ा होता है उस एरिया के मुताबिक हमने इसको मालूम करना होता है। ठीक है, नंबर 3 पर हमारे पास जो फार्मूला है इंग्लिश का फार्मूला। ठीक है, इसमें भी उसने डिस्चार्ज को मालूम किया, तो डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला था 319/m का अंडर रूट। ठीक है, तो ये फार्मूले थे जिसकी मदद से हमने सतही पानी की मिकदार मालूम करने के लिए मुख्तलिफ डिस्चार्ज के तरीके यानी कि फार्मूले अपनाकर किसी भी इलाके में होने वाली बारिश के बारे में या बारिश का रिकॉर्ड मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आखिरी इसमें पॉइंट आता है आपके पास टेबल और कर्व से। टेबल और कर्व यानी कि ये तो हो गया हमारे पास फार्मूले की मदद से। टेबल और कर्व में ये होता है कि हमने उसमें रिकॉर्ड रखना होता है कि किस इलाके में कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, अब इसकी एक मिसाल देता हूँ आपके पास कि आप जब मैच को देखते हैं तो उसकी समरी आती है, उसमें एक तो समरी दिखाते हैं कि हर ओवर में लाइनों के लिहाज से शो किया होता है कि हाँ भाई इस ओवर में इतने रन हैं, इस ओवर में इतने रन हैं, उसमें लाइन अप डाउन होती रहती है हर ओवर में। तो अब जब वो मैच की समरी आप देखते हैं हर ओवर के लिहाज से, फिर एक बाद में वो समरी बनाते हैं एक लाइनों की शक्ल में जो ऊपर की तरफ जा रही होती है या डाउन की तरफ जा रही होती है, उस लाइनों को हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं हम। ठीक है, एक तो हमने टेबल में बता देते हैं और एक उसको हम कर्व में। तो इसी तरह इसमें भी जिन इलाकों में बारिशें होती हैं तो उन इलाकों का रिकॉर्ड निकालने के लिए वो टेबल भी बना सकते हैं कि हाँ भाई इस हफ्ते में इतनी बारिश हुई है, इस हफ्ते में या इस इलाके में इतनी बारिश हुई है, इस शहर में इतनी बारिश हुई है, तो ये रिकॉर्ड वो अपने पास रखते हैं। फिर अगर उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो गुलाइयों से उसका एक ग्राफ बन जाता है जिसको हम टेबल और ग्राफ की मदद से बारिश का रिकॉर्ड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास टॉपिक हो गया सतही पानी की मिकदार मालूम करने का। अब वाटर सप्लाई के लिए पानी के ज़राए। वाटर सप्लाई के लिए पानी के ज़राए। देखें, वाटर सप्लाई पानी के ज़राए दो ही हैं हमारे पास। ठीक है, एक कहता है सतही पानी का ज़राए और एक होता है ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़राए। नंबर 1 सतही पानी का ज़रिया हो गया। ठीक है, नंबर 2 ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़रिया। ठीक है, तो सतही पानी आप देखते हैं कि वो हमें मुख्तलिफ एरियो की शक्ल में मिलता है। नहर, ठीक है, वो भी सतही पानी है आपके पास। दरिया, वो भी एक सतही पानी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, झीलें हो गई, वो भी एक सतही तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसनूई तालाब होते हैं, ठीक है, वो भी हम एक क्या सतही पानी के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा पानी जो हम सतह ज़मीन के ऊपर से
हासिल करते हों या ज़राए इस्तेमाल करते हों, उसको हम सतही पानी कहते हैं। ठीक है, तो सतही पानी में अब आपके पास आ जाती है बात किसकी, 3 ज़राए होते हैं उसमें। ठीक है, कौन कौन से ज़राए हैं उसमें? नंबर 1 झीलें, ठीक है, नंबर 2 दरिया, नंबर 3 मसनूई तालाब। ठीक है, झीलें पानी जमा करने का एक कुदरती ज़रा है। अब वही बात आ गई इसमें आपकी, कैचमेंट एरिया जो है, बारिशें जब होती हैं तो मुख्तलिफ़ इलाकों से पानी एक जोड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, वो एक झील की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, उसको हम झीलें भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जब आप कहीं पर भी इलाकों में जाएं तो वहाँ पर पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है या बारिशें जब होती हैं तो वो एक ऐसे एरिया में इकट्ठा हो जाता है जो एक झील की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जैसे आपने नाम सुना है झील सैफुल मलूक, अताबाद झील। ठीक है, ये क्या है? ये कुदरती हैं। ठीक है, तो कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो साइज़ में छोटी होती हैं और कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो साइज़ में बड़ी होती हैं। ठीक है, तो झीलों में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है, इसलिए इसको हम पानी को वाटर सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो झील में पानी की मिक़दार है या पानी का रिकॉर्ड जो है हमारे पास, हमने जिस इलाके को या जिस शहर को झील से वाटर सप्लाई की स्कीम देनी है उस इलाके की मिक़दार मालूम की जाती है, यानी कि तलब मालूम की जाती है कि कितनी तलब है इसको पूरे साल में। अगर इस झील में उस तलब से ज़्यादा पानी मौजूद है फिर तो हमारे लिए ये झील पर वाटर स्कीम चलाने का कोई ना कोई हल निकालते हैं। ठीक है, यानी कि स्कीम को जारी रखने की कोशिश करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और पानी की गुंजाइश इसमें कम है तो झील से मुकम्मल नहीं कर सकते, तो फिर ये किया जाता है कि झील के साथ साथ इसके साथ एक कोई मुतबादिल ज़रिया भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस शहर को पूरा साल पानी दे सकें। क्योंकि आपको पता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो झीलों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब खुश्क मौसम आते हैं तो पानी में झीलों के अंदर पानी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट से भी बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोई ना कोई दूसरा ज़राया भी इस्तेमाल करना है ताकि हम उस शहर को पानी मुहैया कर सकें। और एक और बात, झीलों के अंदर पानी जो है वो साकिन रहता है, क्योंकि झील तो एक ठहरा हुआ पानी है ना झील के अंदर। तो इसके अंदर जो कसाफ़तें होती हैं या जो इसके अंदर जो नमकियात यानी कि होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो ऊपर वाली सतह का जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है। उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद पानी को वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है नंबर 2 पर, दरियाओं की। दरियाएँ बड़े शहरों के लिए वाटर सप्लाई के लिए दरिया एक मौसर प्रोजेक्ट है या ज़राए हैं हमारे पास। ठीक है, पुराने शहर इसके दरियाओं के करीब वाक़िया हैं। अब इसकी मिसाल आपके सामने लाहौर, झेलम, हैदराबाद। ठीक है, ये जितने शहर हैं ये सारे दरियाओं के किनारों पर हैं। ठीक है, और इन शहरों को इन्हीं दरियाओं से पानी की वाटर सप्लाई स्कीम मुहैया की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर दरियाओं पर हम क्या काम करते हैं, दरियाओं से हम वेयर बनाते हैं, वेयर बनाकर पानी को ठहराया जाता है। ठीक है, ठहराने के बाद उसी पानी की ट्रीटमेंट की जाती है और उस पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। ठीक है, नंबर 3 पर हमारे पास जो है मसनूई तालाब। मसनूई तालाब को कहा जाता है डैम, क्योंकि बारिशों के पानी को हम ज़्यादा स्टोर करने के लिए हमें डैम की ज़रूरत होती है, उसको हम मसनूई तालाब कहते हैं। ठीक है, ये मसनूई जो तालाब है, जो डैम है, ये पहाड़ों के दरमियान में बनाया जाता है। जैसे हमारे पास मोगला डैम है, तरबेला डैम है, ठीक है, वासिक डैम है। ठीक है, इनमें ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी आ जाता है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो उनको हम पानी को
इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं। ठीक है, इस पानी को हम आपाशी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डैम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपको पता है, देखें बरसात के मौसम में जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है वो भी पिघलती है, तो उसकी वजह से दरियाओं में इतना पानी आ जाता है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इलाकों की काफ़ी इलाकों में ऐसा होता है कि सैलाब आने का भी ख़तरा होता है। अगर हम इस फालतू पानी को स्टोर कर लें तो हमें स्टोर करने के लिए फिर मसनूई तालाब बनाने पड़ते हैं, जिसको हमने डैम का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वाटर सप्लाई के पानी के ज़राए में पहला टॉपिक जो था सतही पानी का ज़राए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इसके बाद हमारे पास आखिरी टॉपिक है इसमें, और वो आखिरी टॉपिक क्या है, ज़ेर ज़मीन पानी का ज़राए। ज़ेर ज़मीन, जो ज़मीन के अंदर से हम पानी को सतह पर लाकर इस्तेमाल करते हों, उसको हम ज़ेर ज़मीन पानी कहते हैं। ये पानी सतह वाले पानी यानी कि सतही पानी से साफ़ होता है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन रेत की मिट्टी की तह होती हैं जिसमें से वो फ़िल्टर होकर हम तक पहुंचता है। और आपने देखा है कि हम घरों के अंदर भी ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने पंप लगाए हुए हैं घर में, तो पंप से हम पानी को नीचे से खींचते हैं और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ज़ेर ज़मीन पानी का ज़राए तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन पानी का ज़ेर ज़मीन इस्तेमाल करने से पानी की मिक़दार जो होती है वो कम होती है, क्योंकि अभी भी कुछ तहें ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर, जहाँ तक अभी तक हमने खुदाई नहीं की, क्योंकि हम अभी तक 800 मीटर की गहराई तक पहुँचे हैं और इससे नीचे भी पानी की तह मौजूद है जो हम इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़राए में आपके पास नंबर 1 पर आता है चश्मे, नंबर 2 इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, नंबर 3 इनफिल्ट्रेशन वेल, और नंबर 4 ट्यूब वेल, या हम कहते हैं इसमें कुएं। ठीक है, अब चश्मे आपको पता ही है कि चश्मे कहते हैं जहाँ से पानी ज़मीन से खुद ब खुद सतह पर आ जाए, उसको हम चश्मे कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में आपने देखा है कि चश्मे, बहुत से पहाड़ों के अंदर से पानी सारा साल जो है वो ज़मीन पर गिरता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, चश्मे कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़ेर ज़मीन होते हैं। ज़ेर ज़मीन पानी ऊपर की तरफ आता है और वो हम पानी सतह के ऊपर आके एक झील की शक्ल या एक दरिया की शक्ल अपना लेते हैं। ठीक है, चश्मे जो हैं 2 तरह के होते हैं, सतही चश्मे होते हैं और आर्टिफिशियल चश्मे होते हैं। सतही चश्मे वो चश्मे होते हैं जो सतह के ऊपर पानी नज़र आता है। चश्मे बनते किस तरह, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों ये मसामदार और गैर मसामदार तहों के दरमियान में होते हैं। मसामदार तहों के दरमियान से जब पानी बाहर की तरफ निकलता है तो उसको हम चश्मों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज़ क्या होती हैं, ये इनफिल्ट्रेशन गैलरीज़ कहते हैं दरियाओं के किनारों पर खंदकें खोदी जाती हैं। ठीक है, उन खंदकों में हम पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और स्टोर करने से उस पानी को हम फिर वाटर सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इनफिल्ट्रेशन गैलरीज़ बनती कैसे हैं, देखें, जब हम खंदकें खोदते हैं तो उनके पैंदे पर स्लैब और चारों तरफ दीवारें बनाई जाती हैं और ऊपर भी एक स्लैब डाल दी जाती है। ठीक है, और उन खंदकों का एक दूसरे के साथ पाइप के साथ कनेक्शन कर देते हैं, ताकि दरियाओं का पानी जब उन खंदकों में आता है तो वो उसमें जो तय नशीन होने वाली चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो साफ़ पानी होता है वो
खंदकों में जमा हो जाता है। ठीक है, फिर इनको एक ऐसे कुएं में जमा किया जाता है जहाँ पर इन सारी खंदकों का पानी उसमें शामिल हो जाए, वहाँ से फिर हम वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनफिल्ट्रेशन वेल भी वही है, यहाँ पर खंदकें थी, यहाँ पर कुएँ खोदे जाते हैं ताकि उनमें पानी को स्टोर किया जा सके और उन स्टोर से हम वाटर सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। अब नंबर 4 पर जो है वो कुएँ हैं हमारे पास। आपको पता ही है कि पहले दौर में हम कुओं से ही पानी दूर दराज इलाकों से लेकर आते थे और उन पानी को हम इस्तेमाल करते थे। सबसे ज़्यादा ज़राए जो है वो आपके पास ज़ेरे ज़मीन पानी आपको पता है कि कुओं में जमा हो जाता था, फिर वहाँ से हम पानी को हासिल कर लेते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 जो है वाटर सप्लाई के लिए पानी के ज़राए भी मैंने आपको बता दिए। 2 ज़राए हमारे पास, सतही पानी ज़राए और ज़ेर ज़मीन ज़राए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें यह है कि थोड़ा बहुत टॉपिक आपने अपने बुक से भी देखना है तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि हाँ भाई सर ने हमें क्या बात की है और क्या उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।